हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 4 उत्सर्जन, तो आज हम लोग इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग इसके प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम वृक्क क्या है, यह कैसे कार्य करता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे वृक्का की क्षतिग्रस्त वृक्क के कार्य न करने की स्थिति में शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में जल, खनिज या यूरिया जैसे जहरीले पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ऐसी स्थिति में वृक्क का कार्य अति विकसित मशीन के इस्तेमाल से संपादित कराया जाता है। इसे कृत्रिम वृक्क या डायलिसिस मशीन कहते हैं। या फिर इसका यह आंसर यह भी लिख सकते हैं कि कृत्रिम वृक्क एक उपकरण होता है जो नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थों को अपवहन के द्वारा रक्त से अलग करता है, यानी कि फिल्टर के द्वारा, जो कि रक्त से जैसे कि अवांछित पदार्थों को रक्त से अलग करने का कार्य करता है। तो आप लोग लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसका कार्य लिखेंगे कि यह मशीन वृक्क की तरह ही कार्य करता है। इस मशीन में एक टंकी होता है जो डायलाइजर कहलाता है। इसमें डायलिसिस फ्लूइड नामक तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ में सेलोफोन से बनी एक बेलनाकार रचना लटकी रहती है। यह आंशिक रूप से पारगम्य होता है, यानी कि इसके आर पार जा सकता है। यह केवल विलेय का ही विसरण होने देता है। डायलिसिस फ्लूइड की सांद्रता सामान्य उत्तक द्रव जैसी ही होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजनी विकार तथा लवण की अत्यधिक मात्रा नहीं होती है। डायलिसिस के समय रोगी के शरीर का रक्त एक धमनी के द्वारा निकालकर उसे 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, परंतु इस रक्त को एक विशिष्ट प्रतिस्कंद से उपचारित कर तरल अवस्था में ही रखा जाता है। इस रक्त को एक पंप की सहायता से डायलाइजर में भेजा जाता है। यहाँ रक्त से नाइट्रोजनी पदार्थ विसरित होकर डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है। इस तरह शुद्ध किए गए रक्त को पुनः शरीर के तापक्रम पर लाया जाता है। फिर इस रक्त को पंप की मदद से एक सिरा के द्वारा व्यक्ति के शरीर में वापस पहुंचा दिया जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे। आप लोग इस चित्र में देखिए, यहाँ से इससे ब्लड को निकालकर यहाँ पे धमनी से निकाला जा रहा है, और इसको देखिए यहाँ से। फिर ये डायलाइजर मशीन है जो कि यहाँ पे रक्त को फिल्ट्रेट करता है, यानी कि, और बाकी अपद्रव्य को यहाँ पे छांट लेता है, और यह जाता है देखिए यहाँ पे इधर से, फिर शिरा से होते हुए फिर यह हमारे शरीर में पुनः प्रवेश कर जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क तथा उससे संबंध उत्सर्जी अंगों का वर्णन करें। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि मनुष्य में वृक्क प्रमुख उत्सर्जी अंग है। उससे संबंध उत्सर्जी अंग मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग है। प्रमुख मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है। प्रत्येक वृक्क उदर गुहा के पृष्ठीय देह भित्ति से सटे हुए कशेरुक के दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। बायां वृक्क दाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ ऊपर स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क ठोस गहरे भूरे लाल रंग का होता है तथा इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। यह करीब 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। वृक्क की बाहरी सतह उन्नतोदर तथा भीतरी सतह नतोदर होती है, इसको कहा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि प्रत्येक वृक्क के हाइलम से एक मूत्रवाहिनी निकलता है। मूत्रवाहिनी का शीर्ष भाग जो वृक्क से बाहर निकलता है, यह थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है। इस मोटे भाग को मूत्रवाहिनी की श्रेणी कहते हैं। प्रत्येक मूत्रवाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय नाशपाती के आकार की एक पतली दीवार वाली एक थैली के समान रचना होती है, जो उदर गुहा के पिछले भाग रेक्टम के नीचे स्थित होती है।
तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि वृक्क की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा अरेखित पेशियों से बना एक पतले कैप्सूल से ढका होता है। प्रत्येक वृक्क में एक बाहरी प्रांतस्थ भाग जिसको कोर्टेक्स तथा एक भीतरी भाग अंतस्थ भाग जिसको मेडुला कहते हैं या फिर मेडुला कहा जाता है। यह 15 से 16 पिरामिड जैसी रचनाओं का बना होता है जिसे वृक्क शंकु कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है जो नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं कहलाती है। तो आप लोग लिख लेंगे। ये देखिए चित्र यहाँ पे, ये रहा वृक्क का, जो कि ये रहा वृक्क फर्स्ट वृक्क और ये सेकंड वृक्क। तो ये दोनों वृक्क है, तो इसी के बारे में लिखना था। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्क के द्वारा उत्सर्जन क्रिया कैसे होती है, समझाएं। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि वृक्क में उत्सर्जन की क्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और दूसरा ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, और तीसरा ट्यूबुलर स्रवण। तो आइए यहाँ पे इन सभी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला लिखेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक छन्ना की तरह कार्य करता है। अभिवाही धमनिका जिसका व्यास अपवाही धमनिका से अधिक होता है, रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि ग्लोमेरुलस में लाती है। ये पदार्थ बोमेन संपुट की पतली दीवार से छनकर वृक्क नलिका में चले जाते हैं। अपवाही धमनिका का व्यास कम होने के कारण ग्लोमेरुलस में रक्त पर दबाव बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप छनने की क्रिया उच्च दाब पर होती है। उच्च दाब में फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। प्लाज्मा के साथ सभी लवण, ग्लूकोज और अन्य पदार्थ भी छनते हैं। कोशिकाएं एवं प्लाज्मा प्रोटीन बोमेन संपुट की भित्ति के लिए अपारगम्य होते हैं, यानी कि इसके आर पार नहीं जा सकते हैं। इस फिल्ट्रेट को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। आप लोग लिख लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा लिखेंगे ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण के बारे में कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अवनलिकाओं से होकर गुजरता है। इसी समय कोशिकाएं उन पदार्थों को अवशोषित कर लेती है जिनकी आवश्यकता होती है। जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें छोड़ देती है। साधारणतया सारा ग्लूकोज पुनः शोषित हो जाता है तथा जल की अधिक मात्रा का भी शोषण एवं दूषित पदार्थों का उत्सर्जन होता है। फिर उसके बाद हम लोग तीसरा लिखेंगे ट्यूबुलर स्रवण के बारे में कि कभी कभी नलिका की कोशिका से कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी स्रावित होकर फिल्ट्रेट से मिलता है। फिर लिखेंगे कि अब इस फिल्ट्रेट को ब्लाडर मूत्र कहते हैं। यह मूत्र नलिका से होकर गुजरता है यह तथा मूत्राशय में जमा होता है एवं समय समय पर मूत्र मार्ग के छिद्र द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि पौधों में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं। इनमें उत्सर्जन के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि श्वसन क्रिया में निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है एवं प्रकाश संश्लेषण से निष्कासित यानी कि ऑक्सीजन गैस। विसरण की क्रिया द्वारा पत्तियों के रंध्रों एवं पात्र रंध्रों के द्वारा उत्सर्जित होती है, यानी कि निकलते हैं। बाष्पोत्सर्जन से निकलने वाला जल मुख्यतः रंध्रों तथा पौधों के अन्य भागों से निष्कासित होता रहता है। तो आप लोग लिख लेंगे। तो अगर आप लोग इसके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर इसको देख लीजिएगा। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। तो जिन लोगों ने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।